अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम निदा जाहिर एंड ड्यू टू सम इंटरनेट ग्लिचेस हमने जो है अपना सेशन वो शिफ्ट किया है टू Zoom and I'll be uploading the recorded session on my page as well. Today we have with us Ma'am Faiza Badr. She needs no introduction. She's the manager of the rehabilitation department at Shifa International Hospital, Islamabad. एंड आज हमने उनको स्पेशली इनवाइट किया है टू टॉक अबाउट द रोल व्हिच इज प्लेड बाय एन एसएलपी इन कोविड-19. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much ma'am for coming live. Thank you Nida for hosting this program and a very happy National Speech and Language Pathology Day to everyone. Yes ma'am, a very happy National Speech and Language Pathology Day to all my SLPs, to all my colleagues, my mentors, my teachers. तो मैम क्या थीम है इस ईयर? बच्चे इस ईयर जो थीम हमारी पाकिस्तान स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने प्रपोज की है वो टेलीथेरेपी अ पैराडाइम शिफ्ट ड्यूरिंग कोविड-19 है. क्योंकि आजकल जब से ये कोविड आया, पहले भी जो हमारे इस तरह सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल किया जा रहा था, टेलीमीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा था कम्युनिकेशन के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को उसके थ्रू एड्रेस किया जा रहा था. लेकिन जो एक फॉर्मल टेलीथेरेपी का ट्रेंड हमें देखने में मिला और एक अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिली कि कितनी ये हेल्पफुल है डेवलपिंग कंट्रीज में भी बच्चों के और बड़ों के प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए, उसका मौका हमें ड्यूरिंग कोविड-19 मिला. तो उस चीज को ही हमने हाईलाइट किया है कि कैसे हम घर में मौजूद बेसिक रिसोर्सेज को, जिस तरह स्मार्टफोन आजकल यूजुअली हर एक के पास होता है, हमारे इंटरनेट के कनेक्शंस अब काफी स्टेबल हो चुके हैं, तो कैसे उस चीज को यूटिलाइज करके ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जहाँ पे हम कम्यूट नहीं कर पाते, जहाँ पे हमारे लिए जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग्स जो हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स हैं, वो इतनी सेफ नहीं कंसिडर की जाती हैं, स्पेशली वल्नरेबल जो हमारी पॉपुलेशन है, तो उसको हम किस तरीके से थेरेपी को रोकने से बचाया जा सकता है, किस तरीके से बच्चों को जो एक रेगुलर थेरेपी की जरूरत है उस प्रॉब्लम को किस तरीके से टेलीथेरेपी के थ्रू ओवरकम किया जा सकता है, तो उस चीज को इस साल जो है थीम में हाईलाइट किया गया है. जी मैम, जी मैम. तो इससे रिलेटेड मैम जो है आपके पास प्रेजेंटेशन है जो आप शेयर करेंगी? बिल्कुल बच्चे, आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो रोल ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 है. और हम ये बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि जब हम कोविड स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल स्टेज पे ये बात आई थी कि सिर्फ एसेंशियल वर्कर्स जो हैं वो काम पर जाएंगे और बाकी के जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे. तो हमें ये देखने की जरूरत थी कि क्या स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो एक एसेंशियल वर्कर कंसिडर होता है या वो एक एसेंशियल वर्कर कंसिडर नहीं होगा. तो इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से कोविड का जो इनिशियल फेज था, जो फर्स्ट वेव थी, उसके दौरान इंटरनेशनली किस तरीके से स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को क्या रोल असाइन किए गए और किस तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास एविडेंस जो है वो इकट्ठा हुई और किस तरीके से हमारे पास डेटा आना शुरू हुआ कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरीके से एसेंशियल जो वर्क फोर्स थी उसका हिस्सा बने. तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. मैम जब तक आप स्क्रीन शेयर करती हैं, आई जस्ट शेयर एन एक्सपीरियंस. आई रिमेंबर कि जब इस तरह कोविड का आया एंड देन लॉकडाउन आया एंड देन एवरीबॉडी वाज इन द हाउस, तो वी वर आल्सो स्ट्रगलिंग उस फेज में थे कि अच्छा अगर थेरेपीज चाहिए बिकॉज़ पेरेंट्स वर रियली कंसर्न्ड, तो व्हाट शुड वी डू. तो दैट वाज द टाइम जब हमने जो है स्टार्ट किया अपना. बिल्कुल ऐसा ही है रिसर्च. तो निदा, कैन यू सी माय स्लाइड्स नाउ? Yes, 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 ma'am, I can. So we will be talking about role of speech language pathologist in COVID-19. यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट था उन्होंने एसेंशियल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर के तौर पे जो है वो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को जो है वो रिकग्नाइज किया था कोविड-19 के दौरान. और स्पेसिफिकली उन्होंने जो रोल डिफाइन किया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो था एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का वो स्वॉलिंग इवैल्यूएशन के अंदर था. क्योंकि जो स्वॉलिंग इवैल्यूएशन कंडक्ट की जा रही थी वो एक एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर कंसिडर किया जाता है, स्पेशली जब आप बेरियम स्वॉलो कर रहे होते हैं या अगर फर्ज करें कि आप फीस जो है वो यूज करते हैं क्लिनिकल स्वॉलिंग स्क्रीन के लिए, तो उसमें चांसेस होते हैं कि एरोसोल जनरेट होंगे. तो जब इनिशियल स्टेज में जब कोविड आया तो उसको उस टाइम पे जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट थे उनकी जरूरत महसूस की गई क्लिनिकल बेडसाइड स्वॉलिंग स्क्रीनिंग के लिए. पाकिस्तान में तो हम बड़ा हेवीली रिलाई करते हैं बेडसाइड क्लिनिकल स्वॉलो स्क्रीन पे, लेकिन इंटरनेशनली ज्यादातर उनका जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्टिव
स्वॉलिंग स्क्रीनिंग के ऊपर होता है। लेकिन कोविड के दौरान जो है वो उन्होंने भी स्विच किया दोबारा से क्लिनिकल बेड साइड स्वॉलिंग स्क्रीनिंग की तरफ, जहां पर ऑब्जर्वेशन की बेस्ड के ऊपर पैल्पिटेशन जिस तरीके से हम करते हैं, 3 फिंगर टेस्ट होता है उसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू किस तरीके से लेरेंजियल पैल्पिटेशन के थ्रू, और इन तरीकों से स्वॉलिंग की इवैल्यूएशन को थोड़ा इनकरेज किया गया। तो ये चीज जो है वहां पर एज ए बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस टाइम पे महसूस की गई कि क्लिनिकल स्वॉलिंग स्क्रीन अभी भी, जो कुछ एविडेंसेस बाद में आए जो उस टाइम पे रिसर्चेस हुई थी, उन्होंने इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया कि क्लिनिकल बेड साइड स्वॉलिंग स्क्रीनिंग जो है वो अभी भी एक रिलायबल सोर्स है इनिशियल स्टेज के ऊपर स्वॉलिंग की असेसमेंट के लिए। हमारे पास पहले जो डेटा मौजूद था उसमें डिस्फेजिया के जो इंसिडेंट्स आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि जब भी एक पेशेंट इंट्यूबेट होता है, स्पेशली अगर वो 2 दिन या 48 आवर्स के लिए जो है वो इंट्यूबेट किया जाता है, आसान अल्फाज में जिस तरीके से हम कहेंगे कि अगर उसको सांस की नाली डाली जाती है, उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के ऊपर रखा जाता है, तो उसके अंदर जो है वो डिस्फेजिया के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसमें डिस्फेजिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें साइलेंट एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से साइलेंट एस्पिरेशन क्या होती है कि एक पेशेंट जो है वो अपने स्लाइवा पे समटाइम्स एस्पिरेट कर रहा होता है, स्लाइवा जो है वो खुराक की नाली में जाने के बजाय सांस की नाली में जा रहा होता है, लेकिन पेशेंट जो होता है वो कफ नहीं कर रहा होता, क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि जी कफिंग होगी, खांसी होगी, तो हम इस चीज के बारे में कंसर्न होते हैं कि जी पेशेंट को खाने में कोई दिक्कत आ रही है। साइलेंट एस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा होता है कि पेशेंट खांसी नहीं कर रहा होता, समटाइम्स वोकल कॉर्ड जो है वो मोबाइल नहीं होते इसलिए पेशेंट कफ नहीं कर पा रहा होता, समटाइम्स मसल की वीकनेस इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट वो प्रेशर ही नहीं जनरेट कर पा रहा होता कि वो कफ आउट कर सके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि साइलेंट एस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट कंजेशन हो जाती है, और सिवियर केसेस के अंदर जो है वो पेशेंट नमूनिया डेवलप कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट स्टडीज जो है वो अवेलेबल थी कोविड से पहले कि वो पेशेंट्स जो कि इंट्यूबेट होते हैं या जिनकी ट्रेक्योस्टमी की जाती है, उनके अंदर डिस्फेजिया के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब जब कोविड आया तो इनिशियल स्टेज में तो हमारे पास कोविड रिलेटेड जो क्लाइंट्स थे, पेशेंट्स थे, उनका कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, उनके ऊपर कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं की गई थी। तो हमने जो एग्जिस्टिंग डेटा था जो कि इस चीज को हाईलाइट करता था कि जी वो पेशेंट जो इंट्यूबेट होंगे उनमें जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, उसकी बेस पे हर वो पेशेंट जो इंट्यूबेट हो रहा था, हर वो पेशेंट जो क्रिटिकल यूनिट में जा रहा था, वहां पे जहां फिजिशियन ने जरूरी समझा वहां पे उन्होंने स्वॉलिंग की इवैल्यूएशन कॉल की। लेटर स्टेज पे जिस तरीके से टाइम गुजरता गया और रिसर्चेस जो है वो होना शुरू हुई, तो हमारे पास वो एविडेंस भी आना शुरू हो गई जो कि उन पेशेंट्स के ऊपर से डेटा लिया गया था जिनको कोविड पॉजिटिव था या जिन्होंने कोविड गुजारा था। उन पेशेंट्स के ऊपर जब स्टडीज की गई तब हमें ये पता चला कि कोविड के शिकार पेशेंट्स के अंदर भी डिस्फेजिया की एक बहुत ज्यादा शरह देखी गई। मतलब देयर वर लॉट्स ऑफ पेशेंट्स जिनको आफ्टर इंट्यूबेशन जो है वो डिस्फेजिया या स्वॉलिंग डिफिकल्टी फेस करना पड़ रही थी। कुछ पेशेंट्स जिनको सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के प्रॉब्लम्स थे, जिनकी ट्रेक्योस्टमी हुई, अगेन उनके अंदर भी जो है वो हमें डिस्फेजिया देखने को बहुत ज्यादा मिला। तो एक रोल जो डिफाइन हो कि पेशेंट्स के बारे में, मतलब जिस तरह हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 या इन कोविड पेशेंट्स, तो एक तो बहुत हाईलाइटेड जो प्रॉब्लम था वो स्वॉलिंग रिलेटेड था और उसी में जो रोल ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट था वो डिफाइन किया गया। और इवन इन द इनिशियल फेज जहाँ पे कोविड जो था वो पीक पे था, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, उसमें भी जहाँ जिन हॉस्पिटल्स में आईपीडी मौजूद थी जहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता था, वहां पे फिर जो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट थे उनको ऑन ड्यूटी पे रखा गया, रोस्टर्स डिफाइन किए गए और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म की। डिटेल्स में जो स्टडी होती रही, डिफरेंट एविडेंसेस आते रहे, उन्होंने ये बताया कि जो ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट्स के अंदर, जो फटीग पेशेंट फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एक नॉर्मल ब्रेथ स्वॉलो पैटर्न है, यानी कि जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि जब हम निगल रहे होते हैं तो एक बहुत ही छोटी सी ड्यूरेशन के लिए सांस लेने का अमल रुकता है, हम स्वॉलो करते हैं, सांस की नाली बंद होती है, खुराक की नाली में जाती है और उसके बाद सांस लेने का अमल जो है वो दोबारा से बहाल हो जाता है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि पेशेंट फटीग की वजह से प्रॉपरली जो है वो बहुत डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे थे, जल्दी जल्दी उनको जो है वो बाउट्स के अंदर जो है वो सांस लेना पड़ रही थी, वो एकदम से फील करते थे कि उनको सांस नहीं आ रही। तो इस तरह की कुछ चीजें रिपोर्ट हुई जिसके अंदर पेशेंट ये रिपोर्ट करता था कि वो शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ फील करते हैं, उनके मुंह में बोलस मौजूद है, पेशेंट फील करता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और वो एकदम से जो है वो डीप ब्रीथ लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मुंह में मौजूद जो खुराक है वो सांस की नाली की तरफ चली जाती है और पेशेंट चोक कर जाता है।
तो एक बड़ा प्रॉब्लम जो नजर आया कोविड के पेशेंट्स के अंदर, वो उस कोऑर्डिनेशन के अंदर डिसकोऑर्डिनेशन नजर आई, कि वो जो ब्रीदिंग और स्वॉलिंग का जो पैटर्न है वो डिसकोऑर्डिनेटेड होता नजर आया। और ये प्रॉब्लम जो थी वो इवन माइल्ड टू मॉडरेट कोविड पेशेंट्स में भी देखी गई। जिस तरह शुरू में हमने आईसीयूज की बात की, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो हमें प्रॉब्लम नजर आएगा स्वॉलिंग के अंदर वो सिर्फ उन पेशेंट्स में नजर आएगा जो कि आईसीयूज में एडमिटेड थे। ये एक यहाँ पे जो रिसर्च मैंने कोट की हुई है उसने ये बताया कि जो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन के पेशेंट्स थे उनमें भी डिस्फेजिया जो था वो प्रेजेंट था, और ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मसल बट इट वाज बिकॉज ऑफ द डिसकोऑर्डिनेशन जो कि हो रही थी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की वजह से, फटीग की वजह से। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम देखा गया वो ये देखा गया कि पेशेंट ये रिपोर्ट करते थे कि जी हम लोगों ने बार बार सुना भी कि जी टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं कर पा रहे। इसके अलावा एक चीज जो पेशेंट्स ने बार बार रिपोर्ट की वो ये थी कि गले में कुछ फंसता हुआ महसूस होता है, थ्रोट सेंसिटिविटी डेवलप हो गई बार बार कफिंग की वजह से बहुत ज्यादा। कुछ लोगों को मास्क के साथ जो है वो जिस तरीके से एलर्जीज वगैरह होती हैं या कुछ, तो मास्क के मटेरियल के साथ कुछ लोगों को सेंसिटिविटी थी, तो उनके अंदर जो है वो काफी ज्यादा एग्रीवेट हो गई मास्क के इस्तेमाल की वजह से। कुछ लोगों को जो है वो जिस तरीके से एक आइसोलेटेड सेटिंग में रह रहे हैं, घर में हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो खिड़की वगैरह बंद कर दी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने एक्सेसिव स्टीम ली, क्योंकि स्टीम जो है वो ड्राइनेस कॉज करती है लॉन्ग रन में, तो वहां पर उस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर पेशेंट को थ्रोट सेंसिटिविटी डेवलप हो गई। थ्रोट सेंसिटिविटी या ग्लोबस, ग्लोबस कहते हैं कि एक फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट, कि पेशेंट को हर वक्त ये फील होता है कि मेरे गले में कोई चीज फंसी हुई है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है वो स्वॉलिंग में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और कुछ लोगों को जो है वो उसकी वजह से भी डिस्फेजिया जो है वो हमने उसके अंदर डायग्नोज किया, क्योंकि पेशेंट करते क्या थे कि वो मुंह में बहुत ज्यादा देर के लिए चीज को होल्ड कर लेते थे, स्वॉलो नहीं करते थे, और फिर जो रेजिड्यू होता था उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम आ जाता था, या डिसकोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाती थी और पेशेंट को कफिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती। ड्राई माउथ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा था, पेशेंट को च्यूइंग में डिफिकल्टीज जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही थी। तो ये तमाम वो चीजें थी जो कि लीड कर रही थी डिस्फेजिया को सेकेंडरी टू कोविड। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स थे हमारे जो कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ थे, ऑटो इम्यून के पेशेंट्स हैं, आपके ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट है, वो किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेडिकेशंस जो हैं वो यूज कर रहे हैं, तो ऑल्टर्ड टेस्ट की वजह से, ऑल्टर्ड सेंसेशन की वजह से भी पेशेंट्स को जो है वो स्वॉलिंग के अंदर डिफिकल्टीज आ रही हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी वो डीकंडीशनिंग का था। जो लोग आईसीयूज में एडमिट रहे ड्यूरिंग कोविड और वहां पर जो है वो अगर अनकॉन्शियस रहे कुछ टाइम के लिए, या वो ट्यूबल फीडिंग के ऊपर रहे और उनके मसल्स जो हैं वो यूज नहीं हुए स्वॉलिंग के लिए, बोलने के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, वीकनेस की वजह से वो मसल्स इस्तेमाल नहीं कर सके जो स्वॉलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या बात करने के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी डीकंडीशनिंग स्टार्ट हो गई। जैसे हम वैसे तो हम जो डेवलपिंग बच्चे होते हैं उनके अंदर हम डिसयूज एट्रोफी की टर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टर्म यूज की गई है वो डीकंडीशनिंग की टर्म यूज की गई है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फिनोमेना था जिसको पेशेंट्स ने जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वंस दे वर ऑफ वेंट, वंस उनकी जो है वो कॉन्शियस लेवल बेहतर हो गया और वंस स्पीच थेरेपिस्ट स्टार्टेड विद इनडायरेक्ट स्वॉलिंग ट्रेनिंग्स, तो दे स्टार्टेड इंप्रूविंग ग्रेजुअली। तो एक डीकंडीशनिंग का जो एक फिनोमेना था वो देखा गया। और आज जो मैं आपसे चीज शेयर करूंगी वो यही करूंगी कि व्हेनेवर अ पेशेंट इज एडमिटेड इन आईसीयू विद कोविड, या एक पेशेंट जो है वो इंट्यूबेटेड है और वो कॉन्शियस है, तो हम उनको बार बार एम्प्टी स्वॉलो की जो है वो इंस्ट्रक्शन दें, या हम पेशेंट को ये रिकमेंड करें कि वो अपने मुंह में मौजूद जो स्लाइवा है उसको स्वॉलो करने की कोशिश करते रहें। इट इज नॉट दैट कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट द थिंग इज कि वी वांट के मसल्स के अंदर जो है वो एक स्टिमुलेशन रहे और मसल कुछ ना कुछ हद तक, जहां तक पॉसिबल है उस हद तक जो है वो यूज होता रहे, या ब्रेन के अंदर जो एक हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है, सिग्नल्स जिस तरीके से थ्रू हो रहे हैं, तो वो चीजें जो हैं वो पेशेंट की इंटैक्ट रहें। रिकमेंडेशन की तरफ आते हुए हम इस चीज को बेसिकली रोल ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को जो है वो पहले जिस तरह हमने स्वॉलिंग की बात कर ली, इसके बाद हम कम्युनिकेशन की बात कर लेंगे, फिर हम वॉइस और फिर हम कॉग्निशन की तरफ चले जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे स्वॉलिंग के हवाले से कि पेशेंट को किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। हमने बात की कि ग्लोबस सेंसेशन हो सकती है, हमने बात की कि ड्राई माउथ की वजह से जो है वो पेशेंट को च्यूइंग में डिफिकल्टी आ सकती है। इसके अलावा हमने बात की कि पेशेंट के स्वॉलो के अंदर डिसकोऑर्डिनेशन आ सकती है, ट्रैकियोटोमी की वजह से हो सकता है कि इनसफिशिएंट लेरिंजियल एलिवेशन हो,
तो ये तमाम वो फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि लीड करते हैं डिस्पीजिया की तरफ। रिकमेंडेशन की तरफ आते हुए पहली बात तो यही जो मैंने पहले भी आपसे बात की कि एम्प्टी स्वॉलोज जो हैं वो करवाएं, कि पेशेंट को ये चीज बार बार इंस्ट्रक्ट करें स्पीच थेरेपिस्ट कि अपने मुंह में जो स्लाइवा मौजूद है उसको जोर लगा के निगलें। वक्फे वक्फे से खाना दें, थोड़ा थोड़ा खाना दें, ठीक है। लिटिल एंड ऑफन अप्रोच है एक बाकायदा जो कि यूज की जाती है इंटरनेशनली स्वॉलिंग के लिए, लिटिल एंड ऑफन अप्रोच, जिसके अंदर बेसिकली क्या चीज एम्फेसाइज की जाती है कि पेशेंट को थोड़ी अमाउंट में खाना दिया जाए और वक्फे वक्फे से मुसलसल उसको खुराक जो है वो दी जाए। पेशेंट जो है वो सफिशिएंट टाइम ले अपने सामने मौजूद खुराक को खत्म करने के लिए, यानी कि जल्दबाजी ना की जाए। टेकिंग टाइम ओवर मील्स, कि आप पेशेंट से ये नहीं कहेंगे कि जल्दी जल्दी खाना खाएं, या ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें जहां पेशेंट को जल्दी से खाना खाना पड़े। सॉफ्टर डाइट जो है वो यूज करें, सॉफ्ट डाइट यूज करें, मॉइस्ट डाइट यूज करें। टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा ड्राई ना हो, जिस तरीके से नान वगैरह अवॉइड करें। उसकी जगह अगर आप रोटी दे रहे हैं पेशेंट को तो उसको भी शोरबे में थोड़ा सा सॉफ्ट करके और इस तरह की चीजें दें जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा च्यू ना करना पड़े। कोविड के अंदर फटीग बहुत कॉमन है, तो हमने बेसिकली इस चीज को इनकरेज करना है कि पेशेंट की फटीग जो है वो ना बढ़े, और पेशेंट जो है वो जिस तरीके से सेमी सॉलिड्स हैं और प्यूरे हैं उसमें जो च्यूइंग की एफर्ट है उससे पेशेंट को जो है वो बचाया जा सके। मुंह में जो ड्राइनेस आ रही है उसकी वजह से पेशेंट को चबाने में दिक्कत आती है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए उसको थोड़ी सी मॉइस्ट फीड जो है वो दी जाए। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि जिस टाइम पे पेशेंट जो है वो खाना खा रहा है तो इर्द गिर्द टीवी ना चल रहा हो, कोई टेलीफोन पे बात ना कर रहा हो, वो किसी ऐसी जगह ना बैठा हो जहां बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना हो कि पेशेंट जो है वो प्रॉपरली चीज ना ले सके। डाइटरी सप्लीमेंटेशन की तरफ जाइए, डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से उनके लिए कोई सप्लीमेंट लिखवा लें, क्योंकि अगर पेशेंट सफिशिएंट मील नहीं ले रहा, बिकॉज जिस तरह से जब पेशेंट ये रिपोर्ट करता है कि मुझे स्मेल भी नहीं आ रही और टेस्ट भी नहीं आ रहा, तो पेशेंट खाना नहीं खाना चाह रहा होता। ऐसी सिचुएशंस में ज्यादा बेहतर यही है कि आप पेशेंट के लिए कोई डाइटरी सप्लीमेंट टाइमली मैनर में इंट्रोड्यूस कर दीजिए ताकि पेशेंट की वीकनेस जो है वो ज्यादा ना बढ़े। ओरल हाइजीन को जरूर इनकरेज कीजिए। पेशेंट बेड पे होते हैं, वो खुद से टूथब्रश नहीं यूज कर पा रहे होते, गागल्स नहीं कर पा रहे होते वीकनेस की वजह से, तो कोशिश कीजिए कि जो अटेंडेंट हैं उनको ट्रेन करें कि वो गॉस को वेट करके और उसको फिर ड्रेन कर लें। वेट करने के बाद उसके अंदर जो आपका माउथ वॉश है वो नहीं, उसका रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के उसके बाद जो है स्क्वीज करके उसके बाद जो है ओरोमोटर क्लीनिंग के ऊपर फोकस करें कि कोई रेजिड्यू ना रह जाए। स्पेशली इफ पेशेंट इज गोइंग टू बेड आफ्टर टेकिंग द मील, प्लीज इंश्योर कि मुंह में कोई रेजिड्यू मौजूद ना हो। इसके अलावा ये चीज इंश्योर करें कि पेशेंट अपराइट पोस्चर में, जिसे हम फाउलर्स पोजीशन कहते हैं, 90 के एंगल पे बैठा हुआ हो। जो हमने पहले बात की वो यहाँ पे दोबारा रिपीट हुई है कि आप उनको जो मुंह में खुराक दे रहे हैं वो कम होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए छोटा चमचा इस्तेमाल करें। अगर आप पेशेंट के लिए बड़ा चमचा इस्तेमाल करेंगे तो ना चाहते हुए भी अमाउंट आप पेशेंट को जो प्रेजेंट कर रहे होंगे वो ज्यादा होगी। फ्लैट प्लेट लें, क्योंकि जब गहरी प्लेट में खाना होता है तो वो चमचे में भर के आता है। जब प्लेट फ्लैट होती है और आप छोटा चमचा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इस चीज की तरफ आ जाता है कि वो कम अमाउंट जो है वो चमचे में आएगी। तो कोशिश कीजिए कि आपके ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्वॉलिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको आप फ्लैट प्लेट में खाना दें और चमचा जो है वो छोटा हो। ग्लास के थ्रू पानी देने से अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि प्याला या फ्लैट चीज जो है उसके अंदर पानी, जिस तरह पिरच होती है, सॉसर है, सॉसर में डाल के आप पेशेंट को पानी दें ताकि पेशेंट को गर्दन नीचे झुका के पानी पीना पड़े, और जो गर्दन उठा के ग्लास के साथ पानी पीने के अंदर जो कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी आती है या एफर्ट बढ़ जाती है उसको मिनिमाइज किया जा सके। खाने के दौरान पेशेंट से खुद भी बात ना करें। ये नहीं है कि पेशेंट बात नहीं करे, आप भी पेशेंट से कोई क्वेश्चन ना करें या कोई बात ना करें जहां पे पेशेंट को एकदम से जो है वो जवाब देना पड़े और उसके अंदर डिसकोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ कि जब पेशेंट दवाएं खा रहा होता है तो चांसेस होते हैं कि एसिडिटी डेवलप हो जाएगी या रिफ्लक्स जो है वो डेवलप होगा। तो अगर पेशेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली हार्ट बर्न की कंप्लेन कर रहा है, वो ये कहता है कि मुंह में खट्टा पानी आता है, या वो कहता है कि चेस्ट में पेन होती है खाना खाने के बाद, तो प्लीज पेशेंट को जो है वो फॉरेन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास या जो भी उनके प्राइमरी फिजिशियन है उनके पास रेफर जरूर करें, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स के अंदर एक बहुत ज्यादा दवाओं के इस्तेमाल की वजह से भी देखा गया है या लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से भी देखा गया है कि पेशेंट्स के अंदर जो है वो एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है या मोटिलिटी इश्यूज जो हैं वो ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। अब हम मूव करेंगे कम्युनिकेशन की तरफ। हमने बात की थी अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन ने जो रोल डिफाइन किया है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का ड्यूरिंग कोविड-19, उसको उन्होंने 3 चीजों में डिवाइड किया: स्वॉलिंग, कम्युनिकेशन एंड कॉग्निशन।
तो हमने अभी बात की स्वॉलिंग की और अब हम मूव करेंगे कम्युनिकेशन की तरफ। कोविड-19 में कम्युनिकेशन के हवाले से ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का जो रोल था वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर सामने आया। वेंटिलेटर यूज मे नेसेसिटेट alternative methods of communication for patients in acute care. It is essential that everyone have the ability to communicate at all times and be provided an alternative method of communication if they cannot use speech. ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है वो आशा की प्रेसिडेंट की तरफ से आई थी और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इन्होंने ये थ्रू किया, जिसे हम सब एज ए स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट समझते हैं कि हमारा बेसिक एम ये है कि हमारा पेशेंट अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, कम्युनिकेट कर सके। और एक्सप्रेशन के लिए बोलना जरूरी नहीं है, मतलब बोलना इज नॉट द ओनली वे जिसके थ्रू एक पेशेंट अपनी बात एक्सप्रेस कर सकता है। और ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी जो है वो इस चीज को इनकरेज करती है कि आपके वो पेशेंट्स जो कि वेंटिलेटेड हैं, जो उनके वोकल कॉर्ड्स मूव नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर सकते, वो आइसोलेटेड हैं, वो ऐसे रूम्स में मौजूद हैं जहां से वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, वहां पे आपने किस तरीके से ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन को इनकरेज करना है, किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कराना है। ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के लिए कल्चरली अप्रोप्रिएट होना क्यों जरूरी है। हम ये रिकमेंड करते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर कि आप वो वर्ड्स पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराएं, जिस तरीके से अगर आप कम्युनिकेशन बोर्ड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराएं जो पेशेंट के लिए फंक्शनल हो, ऐसे वर्ड्स यूज कराएं जो कि पेशेंट डेली लाइफ में इस्तेमाल करेगा या जो उस स्पेसिफिक सेटिंग के लिए एडिक्वेट है जहां पे आपका पेशेंट जो है वो मौजूद है। फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आपको लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच है, एवरीबडी इज अटैच टू द फैमिली मोस्टली, तो अगर फर्ज करें कि वो आपको लगता है कि अपने बच्चों से मुखातिब होना चाहेगा या उनके लिए मैसेज देना चाहेगा, तो कम्युनिकेशन बोर्ड के ऊपर फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स का होना जो है वो लाजमी है कि आप इस तरह की चीजों को जो है वो इंट्रोड्यूस करें। ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना है। एक सिंपल बजर जो है, एक सिंपल कॉल बेल जो है, इट कैन सर्व एज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन कि अगर पेशेंट ने आपको बुलाना है तो उसने सिंपल बेल प्रेस कर दी और आपको ये मैसेज मिल गया कि पेशेंट को इस वक्त आपकी जरूरत है और आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अप्रोच किया। नेक्स्ट हमारे पास टेलीथेरेपी की बात आ जाती है कि हमने टेलीथेरेपी जो है उसका रूल बहुत ज्यादा एनहांस होकर सामने आया कि किस तरीके से हमारे वो पेशेंट जो कि कोविड के साथ हैं या वो पेशेंट जिस तरह पहले से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, एफिजिक थे उसके बाद कोविड डेवलप हो गया, ट्यूबल फीडिंग पे थे, फिर कोविड के साथ भी डिस्पेजिया जो है वो वर्सन हो गया और वो जो है वो कम्यूट नहीं कर सकते या फैमिली मेंबर्स जो हैं वो डरते हैं कि उनको हॉस्पिटल में लेके आया जाए, तो किस तरीके से टेलीथेरेपी को इस्तेमाल किया जा सकता है असेसमेंट्स के लिए और फॉलोअप्स के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि जो पेशेंट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ थे उनको हमने नहीं भूलना। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जो डिमेंशिया के साथ है, वो ऑलरेडी जो है वो अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो डिपेंडेंट है और अब वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया है, तो वहां पर हो सकता है कि उसकी कम्युनिकेशन जो है, कॉग्निशन जो है वो फर्दर डिटोरिएट करे। आपके वो पेशेंट जो डिमेंशिया के साथ हैं, आप जानते हैं कि हो सकता है कि उनको अपनी दवाएं लेने पे, टाइम पे दवा लेने के अंदर डिफिकल्टी आ रही हो, उनको हो सकता है कि उनकी याददाश्त जो है वो उनका साथ ना देती हो, कि उनको याद रहे कि उन्होंने कब डॉक्टर के पास जाना है, कब उनका फॉलो अप है। और आप किसी और जगह पे फर्ज करें, जिस तरह इनिशियल फेज में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा था कि लोग कोई अगर बाहर गया हुआ है तो वो वहां से वापस पाकिस्तान नहीं आ सकता, आप किसी के घर गए में और आप वहीं पे ही जो है वो कुछ अरसे के लिए फंस गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को हमेशा इस पेंडेमिक में, और अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी अगर ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने भूल नहीं जाना। जो हमारे पेशेंट्स डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ अदर देन कोविड मौजूद हैं और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की सर्विसेज उनको रिक्वायर्ड हैं, तो टेलीथेरेपी के थ्रू उनको ये सर्विसेज हमने जरूर प्रोवाइड करनी है। वॉइस के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए, हमारे पास बहुत सारी एविडेंसेस मौजूद हैं। और अब जो लॉन्ग हाउलर्स हैं, एक टर्म इस्तेमाल होती है कोविड लॉन्ग हाउलर्स, वो पेशेंट्स जो कि बहुत ज्यादा लंबे अरसे से कोविड का शिकार हैं या कोविड के गुजर जाने के बाद भी उनके जो सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, उनके लिए हम कोविड हाउलर्स की टर्म यूज करते हैं। उनके अंदर भी डिस्पोनिया देखा गया है या वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम, एक और टर्म आजकल कोविड वॉइस के नाम से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी उन्हीं पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनको कोविड के दौरान कुछ वॉइस प्रॉब्लम्स डेवलप हुए और लेटर स्टेजेस के अंदर भी उनको वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़े। तो लॉन्ग कोविड के अंदर जो चीज हमने देखनी है, अगर वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है तो एक तो हमने ये देखना है कि उनका जो प्रॉब्लम है वॉइस का, इज इट रिलेटेड टू कोविड
या उसके पीछे कोई और रीजन दिया है। हमने हर चीज को, जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है, अगर उसको स्वॉलिंग का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, वॉइस का प्रॉब्लम है, तो उसको डायरेक्टली एकदम से कोविड से रिलेट नहीं कर देना। डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग, डिटेल्ड असेसमेंट इज मैंडेटरी। अगर आपके पास एक पेशेंट वॉइस के प्रॉब्लम के साथ आया है, तो आपने पहले ये देखना है कि उसको जो वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ कोविड या इसके पीछे कोई और रीजन दिया है। वो पेशेंट जो कि इंट्यूबेटेड रहे हैं, उनके केस के अंदर जो है वो समटाइम्स ये होता है कि वोकल कॉर्ड स्वेल कर जाते हैं या उसके ऊपर कोई ब्रूजेस हो जाते हैं, उस स्वेलिंग की वजह से आवाज बहुत ज्यादा होर्स हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाता है किसी इंजरी की वजह से, और वोकल कॉर्ड मोबाइल नहीं होते, इसलिए भी आवाज में प्रॉब्लम आता है। तो वॉइस के प्रॉब्लम के अंदर आपने कभी भी डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करनी जब तक आपके पास आइडियल की यानी इनडायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी की रिपोर्ट मौजूद ना हो, जो कि आपको एक क्लियर पिक्चर दे वोकल कॉर्ड्स की। अगर वोकल कॉर्ड्स पे स्वेलिंग है तो हम उनको रिकमेंड करेंगे वॉइस रेस्ट। अगर वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस है तो फिर हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे या हम उन एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे जो कि हमारे वोकल कॉर्ड्स को एक्टिव करने में हेल्पफुल हो सकती है। और मैं जरा एक दो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर हम उनको म्यूट कर दें। जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पॉज्मोटिक डिस्फोनिया। स्ट्रेस जो है वो भी रिजल्ट करता है समटाइम्स वॉइस प्रॉब्लम्स को, कि जब पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, जिस तरीके से कोविड डेफिनेटली एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उसके नतीजे में भी समटाइम्स क्या होता है कि आप क्योंकि बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, ओवरऑल बॉडी बहुत ज्यादा टेंस होती है, उसके नतीजे में समटाइम्स प्रॉब्लम ये आती है कि आवाज जो है वो स्पॉज्मोटिक डिस्फोनिया पेशेंट्स में डेवलप हो जाता है। तो उस चीज को भी एक स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो डील करता है। लेकिन अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर एक पेशेंट वॉइस के प्रॉब्लम के साथ रिपोर्ट होता है तो डेफिनेटली उसका आइडियल कराना लाजमी है। सिम्टम्स के हवाले से ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स रिपोर्ट होती हैं वो यही होती हैं कि हम बात करते करते थक जाते हैं, बात करते करते बीच में आवाज ब्रेक हो जाती है, बात करते करते जो है आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम वो कंप्लेन्स हैं जो कि पेशेंट्स हमसे करते हैं बोलने के हवाले से। पहली चीज जो उनको रिकमेंड की जा सकती है वो हाइड्रेशन। डेफिनेटली हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पेशेंट को ये सजेस्ट किया जाए कि पानी के छोटे छोटे सिप्स इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने से गुरेज करें, कमरे को वेंटिलेटेड रखें, थोड़ा ह्यूमिड रखें, थ्रोट क्लियरिंग अवॉइड करें। गले में जिस तरह ग्लोबस सेंसेशन का हमने जिक्र किया था, तो पेशेंट्स बार बार करके गला साफ करने की कोशिश ना करें, बल्कि कोशिश करें कि वो स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर लें। कैफीन को अवॉइड करें, चाय बहुत ज्यादा ना इस्तेमाल करें, स्मोकिंग अगर करते हैं तो इट्स राइट टाइम कि आप इसको छोड़ दें। ऐसी सिचुएशन जो कि आपकी एलर्जी को एग्रीवेट कर देती हैं, उस तरह की जगहों से अवॉइड करें। एक और चीज हम क्या करते हैं कि जब खांसी आती है तो जल्दी से जो है ना वो लॉजेंजेस या स्ट्रेप्सिल्स वगैरह मुंह में डाल लेते हैं। उससे खांसी उस टाइम के लिए दब जाती है, लेकिन प्रॉब्लम जिसकी वजह से खांसी आ रही है वो परसिस्ट करता है। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज लॉजेंजेस का ना करें। कोशिश करें कि अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आप किसी ENT से या स्पीच थेरेपिस्ट से राब्ता करें। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, कॉग्निशन। एक प्रॉब्लम जो बार बार रिपोर्ट होती है वो ब्रेन फॉग की है, जिसके अंदर पेशेंट, क्योंकि वेंटिलेटर पे जब पेशेंट होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन की तरफ थोड़ी लिमिटेड होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से समटाइम्स पेशेंट ये रिपोर्ट करते हैं कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी आ रही है। वो जब काम पे वापस जाते हैं तो वो अपने काम पे उतने ज्यादा ओरिएंटेड नहीं है जितने वो पहले होते थे, वो अपने काम से खुद सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे होते। तो ये तमाम चीजें जो कॉग्निशन रिलेटेड हैं उसमें भी पेशेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम रिपोर्ट करें। स्पेशली जो लॉन्ग हाउलर्स हैं उनके अंदर कॉग्निशन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको कोई पेशेंट है जो कि ये रिपोर्ट करता है कि मैं उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा जितना मैं कोविड से पहले करता था, या मैं गेज नहीं कर पाता कि इस गिवन सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो उस सूरत में ज्यादा बेहतर है कि स्पीच थेरेपिस्ट से राब्ता करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इज टू ट्रेन द ट्रेनर। अगर आप, जब तक हम जो हैं, जो लोगों ने डायरेक्टली कोविड के पेशेंट्स के साथ काम किया है, या वो लोग जो कि किसी ऐसी रिसर्च का हिस्सा रहे हैं जो कि कोविड रिलेटेड पेशेंट्स के ऊपर की गई है, जब तक हम अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों की इनपुट नहीं लेंगे, जब तक हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, स्पेशली जो अटेंडेंट्स हैं, उनको स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के रोल के हवाले से गाइड नहीं करेंगे कि उनके पेशेंट को किस किस्म की थेरेपी की जरूरत है, उनको किस तरीके से लेके चलना है, तब तक प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। तो हम यही इनकरेज करेंगे कि आप अपने पेशेंट को इस चीज के ऊपर इनकरेज करें कि वो जो अटेंडेंट्स हैं
उनको भी इस चीज के अंदर इनकरेज करें कि वो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के साथ बैठें और इस चीज को समझने की कोशिश करें कि क्या क्या चीजें उनके पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको किस तरीके से घर पे कैरी आउट करना है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैंने कोशिश की है कि हमारे पास जो मटेरियल है हम उसको एक दफा आपके साथ डिस्कस जरूर कर लें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप उसको यहाँ पे हमारे पास जो चैट बॉक्स है उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन जरूर मेंशन कीजिएगा। मिस निदा इस प्रेजेंटेशन को जो है वो अपलोड भी कर देंगी और उसके बाद अगर उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हुई तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितनी मेरी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, उसके थ्रू मैं उन क्वेश्चंस को जरूर आंसर करने की कोशिश करूं। थैंक यू एंड ओवर टू निदा। जी, thank you so much, ma'am. It was a very informative session. और मैं चैट में भी देख रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो 3 एरियाज आपने बताया, सॉल्विंग के, कम्युनिकेशन के और कॉग्निशन के, उन सबको जो है हमने इतने कम वक्त में जो है टच अपॉन किया है। अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है चैट बॉक्स में, लेकिन मैं इसको अपलोड करूंगी प्राइमल सपोर्ट के पेज पे इस सेशन को, एंड वहां पे अगर कोई क्वेश्चन हुए जब भी वो देखेंगे, बिकॉज इट विल बी देयर ऑन द पेज, तो अगर आपके पास टाइम हुआ सो विल रिक्वेस्ट यू कि वहां पे अगर आप आंसर कर सकें तो we'll be really grateful. So far we have no question at all, ma'am. I think इतना अच्छे से explain हुआ है कि question की जो है गुंजाइश नहीं रही, but thank you so much for doing this. जी मैम। मैं ये कह रही हूँ अभी हमारे पास भी लिमिटेड नॉलेज है क्योंकि इट इज स्टिल समथिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और अगर आपकी कोई इनपुट होगी तो उसको भी हम डेफिनेटली हम उससे सीखने की कोशिश करेंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच। Waiting to see. Okay, I think yes, because initially it was supposed to be live from the page, so I'll just upload the session on the page, and then वहाँ पे भी जो लोग देखेंगे तो if they have any questions they can ask. But thank you so much on this National Speech and Language Pathology Day पे जो आपने informative session जो है वो conduct किया for everybody. Okay, thank you. Allah Hafiz. Thank you so much. खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।